ईडियम्स की तरफ। पहला ईडियम है आपका बर्न वंस फिंगर। बर्न वंस फिंगर का मतलब अपनी उंगली जला लेना। अब अपनी उंगली जलाएंगे कब? दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है, बीच में आप आ गए, दोनों में लड़ाई चल रही है, लात घुसे सब कुछ चल रहे हैं, और आप आके बीच में आर्बिट्रेटर का काम करें, है ना? आप बढ़िया काम कर रहे हो ना, लेकिन दो तीन गुस्से ये भी उसको मारने वाले आपके भी पड़ेंगे, इधर वाला बंदा आपके भी मारेगा, मतलब वो कोशिश करेंगे आपस में लड़ने, आप बीच में जाओगे तो दो तीन आपके भी, बोलते हैं ना मारवाड़ी पांति आ जाएंगे। तो दो तीन वन वंस फिंगर यहां पे हो गया कि कोई और काम चल रहा है लेकिन आप बीच में गए और आपने भी उसका पूरा, मतलब आप आर्बिट्रेटर का काम कर रहे थे, मध्यस्थता बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन आपने क्या किया? अपनी उंगलियां जला ली। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी कोई लड़ाई नहीं थी लेकिन अपने आप को उसमें ट्रबल में फंसा लिया। अब सोचो वहां पे उन दोनों में कोई किसी का ऐसे होता है और किसी को चाकू लग जाता है या आपको लग गया, तो आप तो अपने रास्ते से जा रहे थे, वो दो लड़ रहे थे, लेकिन आपने बढ़िया काम किया, लेकिन फिर भी आप अपने आप को किस में डाल दिया? आपने ट्रबल में डाल दिया। तो बर्न वंस फिंगर का मतलब ये हो गया कि होम करते हुए आग जलना। होम किस लिए करते हैं? मन की शांति या घर की शांति के लिए, लेकिन आपने क्या किया? उस समय होम करते समय आपके हाथ, तो कहने का मतलब बढ़िया काम करते समय कोई काम ऐसा हो जाना जिसमें आपकी खुद की परेशानी। तो उन दो की लड़ाई में आपने क्या किया? आर्बिट्रेटर का काम कर रहे थे लेकिन अपने आप को ही ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां पे खुद को परेशानी हो गई, वरना आप चले जाते अपने रास्ते पे। आगे है बर्न्स द कैंडल बोथ एंड। आपको पता है कैंडल जो होती है उसके दोनों एंड पे है ना वो जलने वाली जो कह सकते हैं धागा होता है, तो आप एक साइड से ही जलाते हो। अब दोनों साइड से जलाने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि देखिए पुराने समय में जो लोग होते थे तो कैंडल का इस्तेमाल क्या होता था कि सुबह जो पढ़ लिया ठीक है, रात के समय पढ़ने के लिए होता था, अध्ययन करने के लिए कि समय जाए ना जाए। तो बहुत सारे लोग मिडनाइट को पढ़ते थे, मेहनत करते थे, पढ़ने के साथ साथ में मेहनत भी करते थे, ठीक है ना। अदरवाइज रात तो सोने के लिए होती है, रात को कैंडल जलाने का मतलब है कि एक्सट्रीम मेहनत कर रहे हो आप, दिन का काम पूरा नहीं हुआ तो रात को पूरा कर रहे हो, ठीक है ना। अब दोनों साइड से जलाने का मतलब क्या हो गया? एक साइड से काम मतलब हो नहीं रहा, तो दोनों साइड का मतलब हुआ इतना ज्यादा एक्सट्रीम काम कर रहे हो कि मतलब दिन दिन से ज्यादा भी आप काम कर रहे हो, तो उस स्थिति में बोलते हैं बर्न द कैंडल बोथ एंड्स। दोनों साइड से आपने कैंडल जला ली है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो। यानी रात को कैंडल जलाने, पुराने समय में लाइट्स नहीं होती थी ना, तो रात को कैंडल्स इसलिए जलाई जाती थी ताकि सुबह का बचा हुआ कार्य है वो काम किया जा सके। लेकिन दोनों साइड से कैंडल जलाई है, इसका मतलब ये है, ये एक लिटरल मीनिंग नहीं है, लिटरेरी मीनिंग है। दोनों साइड से जलाने का मतलब ये हो गया कि आप और ज्यादा मेहनत कर रहे हो, एक्सट्रीम लेवल पे काम कर रहे हो। तो बर्न द कैंडल बोथ एंड्स का मतलब दोनों साइड से कैंडल जलाने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पेपर के लिए आपकी कैंडल भी दोनों साइड से जलनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि रात को भी आपको स्टडी करनी होगी और एक्सट्रीम लेवल में करनी होगी, और उस समय तक करनी है जब तक कि वो जो कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे तक पूरा जलता हुआ बंद ना हो जाए, ठीक है ना, दोनों एंड खत्म ना हो जाए जल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, वही बात है कि रात के समय में मिडनाइट ऑयल, तो कुछ लोग तो कैंडल जलाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पुराने समय में चिमनी हुआ करती थी तो उसमें ऑयल है वो जलता था, ठीक है ना, उसमें भी वो धागा लगा होता था, ऑयल उससे चलता था। तो मिडनाइट ऑयल, रात के समय में ऑयल को जलाना, इसका मतलब वही बात होगी। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस कैंडल, कुछ लोग तो कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चिमनी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब हो गया लेट नाइट तक पढ़ना या लेट नाइट तक मेहनत करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे है बर्निंग क्वेश्चन। आज का ये ज्वलंत मुद्दा है, आज का ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी। लोग कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए जितनी भी डिप्लोमेट्स होते हैं वो या पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या कहती हैं कि आज का ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी है, सरकार बेरोजगारी पर बात नहीं करे, सरकार महंगाई पर बात नहीं करे। ज्वलंत मुद्दा या आज का बर्निंग क्वेश्चन इसे बोलते हैं ज्वलंत, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट इशू जिस पे बात की जा सकती है। जैसे अभी पीछे कोविड-19 था, वो उस समय का ज्वलंत मुद्दा था, तो रशिया में कितने आ गए, चाइनीज में। आज जैसे मान लीजिए हो सकता है कि ज्वलंत मुद्दा अलग है, तो उस समय का ऐसा मुद्दा जो हॉट होता है, उस समय चल रहा है, उसे बोलते हैं ज्वलंत मुद्दा। तो आपके लिए ज्वलंत मुद्दा क्या होगा? आपकी जॉब, कि भाई इतनी पोस्ट आई है और आपको तैयारी है ना, उसके अलावा कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं होना चाहिए पढ़ने। बैरी द हैचिट, हैचिट क्या होती है? कुल्हाड़ी होती है छोटी सी। अब इसकी भी एक छोटी सी थोड़ी सी बात बता देता हूं। बैरी, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो फिर से, ब्यूरी नहीं है, बेरी है, बेरी, मेरे पीछे बोलो बेरी। बेरी का मतलब होता है दफनाना।
और हैचिट का मतलब होता है छोटी कुल्हाड़ी, ठीक है ना। ऐसी छोटी कुल्हाड़ी होती है जो दोनों साइड से धारदार होती है। देखिए पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो छापामार पद्धति से युद्ध होते थे, इसका मतलब सब ऐसे छुप जाते थे और उस हिसाब से फिर युद्ध करते थे। तो एक तो कुल्हाड़ी आपने देखी होगी कि इतनी बड़ी होती है, ठीक है ना। एक एक इतनी छोटी कुल्हाड़ी भी होती है जो हाथ हैंडल इतना होता है और दोनों साइड से वो तीखी होती है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हैचिट, ठीक है ना। अब बैरी द हैचिट का मतलब, हैचिट क्या होता था, पुराने समय में युद्ध लड़ते थे तो उनका हथियार हो गया, तो सब लोग छापामार पद्धति का मतलब है सब लोग ऐसे पेड़ों के पीछे ऐसे छिपकर वार करते। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा दूर से दिखाई देता तो हैचिट से क्या करते, वो थ्रो करते। तो ये खानाबदोश लोगों में या पुराने जो कह सकते हैं कि उस समय अलग अलग एरिया होते थे विशेष, उनमें जो लोग होते थे उनकी लड़ाई का ये बढ़िया कह सकते हैं हथियार होता था। तो बैरी द हैचिट का मतलब, हैचिट इज द सिंबल ऑफ वायलेंस, तो वो तो हिंसा का है। अब दोनों कम्युनिटी आती हैं उनके बीच में कि भाई अब युद्ध समाप्त करते हैं, हमारे बच्चे बहुत मारे, युद्ध में कुछ नहीं है। तो जो दोनों समुदाय विशेष के जो अध्यक्ष होते थे या मुखिया होते थे वो आपस में मिलते और क्या करते, पीस ऑफरिंग के लिए वो करते कि ये मेरा हथियार है मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरा, वो सामने वाला आपको देता है। वो दोनों हैचिट क्योंकि लड़ाई उनसे ही होती थी, उन दोनों हैचिट को साथ में रख के और खड्डा खोद कर उसमें डाल देते और उसको दफना देते। इसका मतलब क्या, हैचिट किसका सिंबल है, वायलेंस का, लड़ाई का। अब दोनों ने अपने अपने हथियार दोनों समुदाय ने दे दिए और इसका मतलब दफना दिया, इसका मतलब हम आगे से नहीं करेंगे, ये हमारी पीस ऑफरिंग थी, अब आज से हमारे युद्ध खत्म है, हम क्या बन गए, मित्र बन गए। तो बैरी द हैचिट का मतलब हो गया अब शत्रुता खत्म हो गई, अब हमारे बीच में जो दुश्मनी थी वो खत्म। तो इस कहानी से ये होता था पुराने समय में। पीस ऑफरिंग भी आ सकता है यहाँ पे कि दोनों क्या कर रहे हैं, पीस ऑफर कर रहे हैं कि भाई मेरे मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता, ये मेरा हथियार है, तो सामने कहता है मैं भी नहीं लड़, ये मेरा वाला हथियार है। दोनों हथियारों को साथ में दफना दिया, तो सभी लोगों के पास में क्या गया मैसेज, जो दोनों कम्युनिटी के, कि आज से युद्ध बंद है, वो मिलजुल के रह सकते हैं। तो बैरी द हैचिट, हैचिट का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, बैरी का मतलब पता होना चाहिए, और ये कहानी फिर जस्टिफाई। बाय अ पिग इन अ पॉक, पॉक किसे बोलते हैं सबसे पहले तो इसको समझो, ठेले को बोलते हैं, ठेला होता है ना, में हम सब्जी वगैरह लेकर आते हैं। बाय अ पिग इन अ पॉक, देखिए इसकी भी एक कहानी है। क्या कहानी है कि कोई एक बार व्यक्ति था पुराने समय में, कहानी है, कह नहीं सकते कि राइट सही है गलत है, लेकिन इससे ये क्लियर हो जाएगा। वो जनरली पिग्स को बेचा करता था, ठीक है ना, पिग्स, क्योंकि लोग पिग्स खाते हैं इस हिसाब से, तो देसी संस्कृति में चलता है, इजीली नहीं भी चलता है, पिग्स को खाते हैं, तो पिग्स का पालन पोषण करना, उनको बेचना, ये क्या था, एक उनका एक ऑक्यूपेशन था। तो वो बंदा क्या करता, डेली एक पिग को मार्केट में लेके जाता और अलग अलग जगह पर लेके जाता, पर्टिकुलर पे नहीं जाता। तो उसको एक दिन विचार आया कि मैं दूसरे गांव में जाके इसको बेच के, लेकिन वो इस बार क्या लेके नहीं गया, पिग लेके नहीं गया, अपने थैले में, थैले को बंद कर लिया, उसमें बिल्ली का बच्चा, कैट लेके गया कि भाई कैट कोई खाता नहीं है और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है मार्केट। उसने सोचा कि पैसे इस बहाने ये दे देंगे, तो वो थैले में क्या लेके गया, पिग लेके नहीं गया, उस पॉक में क्या लेके गया, बिल्ली का बच्चा लेके गया और सामने वाले को वो दे दिया। अब सामने वाला बंदा है, उसने देखा नहीं, उसने सोचा ये रोज आता है, ये सही होगा बंदा, उसको रख लिया, ठीक है, वो चला गया पैसे लेके। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था ना, जाते समय वो बिल्ली बोल गई, म्याऊं, बोलते ही पता चल गया सर तो क्या है, कैट है। तो उस व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति जो खरीदने वाला है वो बिल्ली नहीं बोलती तो उसने तो खरीद लिया था, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय अ पिग, एक पिग को खरीदना, इन अ पॉक, जो किसमें, थैले में है, तो उस व्यक्ति के लिए ये लागू हो गया। इसका मतलब है टू बाय विदाउट नोइंग एग्जैक्ट वैल्यू, उसको पता नहीं है कि अंदर क्या चीज है, यानी कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता नहीं है और आप बिना सोचे समझे उसको खरीद लेते हो, उसे बोलते हैं बाय पिग इन अ पॉक। क्योंकि उस व्यक्ति को तो उसने बेच ही दिया था लगभग कि ये लीजिए भाई, और उसने पैसे दे दिए, उसको पता नहीं था अंदर क्या है, लेकिन उसने ले लिया। तो बाय अ पिग इन द पॉक का मतलब हो गया कि थैले के अंदर क्या था, या किसी चीज की देखे बगैर, पहचान किए बगैर आप कोई चीज खरीद लेते हो, उसे बोलते हैं बाय पिग एंड पॉक। अब इसके बाद की जो स्टोरी आगे चलती है उससे भी एक इडियम बनता है। उसने खरीद तो लिया
और हो सकता है चलो मान लीजिए उसने वहां रख लिया, थोड़ी देर जब वो वापस जा रहा था ना, यहां तक तो हो गया ना, बाई अ पिग इन पॉक, उसने पैसे दे दिए बिना सोचे समझे, ठीक है। लेकिन जाते समय क्या हुआ, वो बिल्ली बोल गई म्याऊं, बोलते ही पता चल गया तो क्या ये, उसने कहा इधर आओ, ये तुम्हारा थैला, खोलो इसको, खोल के दिखाओ। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आउट ऑफ द, इस बिल्ली को बाहर निकालो। वो कहेगा बिल्ली नहीं है इसमें तो, मैंने सुअर, ये कभी कभी बिल्ली की तरह बोलता है, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं नहीं, देखो मुझे दिखाओ ये बिल्ली है या नहीं है, ये सुअर है या नहीं, तुमने तो सुअर बोल के बेचा है मुझे, दिखाओ इसे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उस बिल्ली को बाहर निकालो। इसका मतलब हो गया, बिल्ली को बाहर निकालने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर, इस थैले के अंदर क्या है, ये सीक्रेट बाहर आना। तो सीक्रेट बाहर आने के रूप में ये आता है। तो ये कहानी ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएट करती है। कौन सी, बाय अ पिग इन अ पॉक, उसने तो क्या किया, उस थैले में बिल्ली लेकर गया और उसको दे दिया, और ये बोल के कि इसमें क्या है, एक सुअर है, जो कि उसने ले लिया और पैसे दे दिए। तो उसके लिए तो ये आया, उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने खरीदा है, तो उसने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए उस चीज के जिसकी वैल्यू उसको पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था, उस समय एक और इडियम बन गया, उसने कहा कि नहीं भैया इसमें बिल्ली बोल रही है, मुझे दिखाओ। लेट द कैट आउट द बैग, उस बैग को खोल के बताओ। तो जैसे ही बैग को खोला तो क्या निकली उसमें से, बिल्ली। इसका मतलब कि अभी तक जो सीक्रेट छुपा हुआ था वो क्या हो गया, बाहर आ गया। तो सीक्रेट बाहर आने के लिए क्या आता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये दोनों इडियम एक दूसरे से जुड़े हैं। आई होप आपको कहानी से ही समझ में। आगे बढ़ते हैं। बाई एंड बाई, बाई एंड बाई का मतलब होता है ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे, या कह सकते हैं धीरे धीरे के साथ में जल्दी भी कह सकते हैं, जल्दी आने वाला है। बिफोर लॉन्ग, लंबे से पहले, सून और स्लोली, इसके तीनों मीनिंग है। ये जो होते हैं, ये फ्रेजेस होते हैं, इनको याद करना ही पड़ता है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। बाई एंड लार्ज, ये वाली बात ठीक है। बाई का मतलब होता है छोटे और लार्ज का मतलब मोटे। छोटे और मोटे तौर पे, यानी कंक्लूसिवली बात यही है, ऑन द होल और स्पीकिंग जनरल, यानी कंक्लूजन इसका यही है कि देखो भैया तुम अपनी बिल्ली ले जाओ, मुझे इसको नहीं खरीदना। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तो पैसे ले लिए, बेच दिया, हो गया सौदा, पहले देखना था, तो तुम्हें जांच पड़ताल पहले करनी थी, तो आपने तो कैसे ले लिया, बाई अ पिग इन अ पॉक, थैले में ही ले लिया, मैं क्या करूं, ये तो कोई गलती नहीं है। अब इसमें से बिल्ली निकली है तो मैं क्या करूं, मेरा सीक्रेट निकल गया तो निकल गया। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसको कैसे याद करें, देखो आपने नाम सुना होगा कि मिर्गी के दौरे आते हैं, उसे बोलते हैं फिट बोलते हैं, है ना, उसे रिकनेक्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग। तो बाय फिट एंड स्टार्ट्स किसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है कभी कभी, स्पोरेडिकली, मतलब इरेग्युलर होता है, कभी 2 बार कभी 4 बार, इस सेंस में, इरेग्युलर के सेंस में आता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जैसे वो व्यक्ति है वो कभी कभी स्कूल आता है, इसका मतलब इरेग्युलर स्कूल आ रहा है, तो उसके लिए बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अभी देखिए कि इसको कैसे याद करें। सॉरी, फिट का मतलब होता है मिर्गी का दौरा आना। अब कैसे, मिर्गी का दौरा आता है ना, तो कोई बता के नहीं आता, कोई सिम्टम नहीं है उसका, वो अचानक से, जैसे कोई व्यक्ति है वो खड़ा है खाना खा रहा है ना, तो उसको भी अचानक आ सकता है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। बाकी सब बीमारियों को एक लक्षण होते हैं, धीरे धीरे चल के वो बीमारी बढ़ती है। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो अचानक से ही क्या होते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद रिकवर भी हो जाता है। तो थोड़ी देर अचानक से उसको क्या आएगा वो दौरा आएगा, वो थोड़ी देर के बाद में रिकवर भी हो जाएगा, फिर वापस कभी भी आ सकता है, फिर वापस रिकवर। तो यही यहीं से बना हुआ है बाय फिट्स, कि दौरा कभी भी आ सकता है। और स्टार्ट्स, अभी जैसे मान लीजिए आके सही भी हो गया तो वापस कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये भी नहीं है कि एक तय समय में आएगा, और ये भी नहीं है कि भाई अभी एक बार में 10 बार आएगा, वो इरेग्युलर है, दिन में 10 बार भी आ सकता है और साल में 1 बार भी आ सकता है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब हो गया इरेग्युलर, क्योंकि दौरा, यहां से इसको याद कर सकते हैं कि मिर्गी का दौरा है, वो इरेग्युलर होता है, वो कभी भी आ सकता है, हमें पता नहीं होता है। तो ये याद करने का एक तरीका है, मैंने ऐसे ही याद किया है, और कोई तरीका नहीं हो सकता, कुछ की कहानियां होती है, कुछ की कहानी नहीं होती है, तो मैंने इसको ऐसे बनाई थी आपके लिए। शायद ये इरेग्युलर के सेंस में आता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कभी फिट आया फिर सही हो गया, फिर वापस कभी स्टार्ट हो सकता है, फिर तीसरे दिन हो सकता है, फिर 1 साल भी ना हो, इरेग्युलर हो गया ना। ऐसे नहीं है ना कि हर 10वें दिन में आएगा या 5वें दिन में आएगा, ऐसा नहीं होता। बाय हुक और बाय क्रुक, या तो सीधी उंगली से या फिर उंगली को टेढ़ा कर लो। बाय हुक एंड क्रुक का मतलब हो गया, क्रुक का मतलब हो गया, हुक का मतलब हो गया अच्छे तरीके से, और क्रुक का मतलब हो गया दुष्टता भरे तरीके से, या एकदम हिंदी में इसका होता है सीधी उंगली या टेढ़ी उंगली।
क्रुक जो होती है ना उसका टेढ़ा, जैसे कोई भी ढक्कन होता है ना, क्रुक कोई बोतल होती है ना, वो बोतल ऐसे होती है, क्रुक क्रुक नेकेड बोतल ऐसे होती है। जैसे शराब की बोतल आती है ना, इस प्रकार की बोतल पुराने टाइम में चलती थी, क्रुकिड बोलते थे। और क्रुक दुष्ट को भी बोलते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, गुंडे होते हैं, उनको क्रुक बोलते हैं। बाय हुक, हुक का मतलब हो गया सही तरीके से, और बाय क्रुक या गलत तरीके से। भाई मुझे मेरा काम निकलवाना है, चाहे उसके लिए सही तरीका हो चाहे गलत तरीका हो, मुझे मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आजकल पेपर जो सेटिंग वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो हुक तरीके यानी बढ़िया तरीके से तो पढ़ तो सकते हैं नहीं, तो वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं, क्रुक वाला। तो वो कहते हैं या तो चाहे पढ़ने वाला तो होगा नहीं, तो कैसे भी तरीके से मुझे तो ये पेपर है ना पास करना है, चाहे पढ़ के हो जाए, पढ़ के नहीं होगा तो मैं सेटिंग कर लूंगा और पैसों से पेपर खरीद लूंगा, तो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी कर लूंगा। इसका मतलब हो गया कि सभी तरीके से, चाहे वो सही तरीका हो, पढ़ के नहीं मिली पढ़ के तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत वाला तरीका इस्तेमाल कर लेंगे, हम पेपर सेटिंग कर लेंगे। और एक पेपर जब निकल जाता है ना, वो व्यक्ति क्या करता है, समटाइम्स उसने वो खरीद लिया तो उसके पैसे निकलवाने के लिए वो सबको सर्कुलेट कर देता, सबको सर्कुलेट कर लिया। तो अब सोचो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनके साथ क्या होगा। यही तो होता है राजस्थान में, अभी तक पीछे कितने पेपर लीक्स हुए हैं, ऐसे ही हुए हैं कि उन्होंने कौन सा साम दाम दंड भेद सब तरीके इस्तेमाल करके उनको जॉब लगनी है, तो सारे तरीके तो फेल हो गए, सिर्फ एक ही तरीका उनके पास बचा कि पेपर लीक कर लेते हैं, पढ़ वो सकते नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को अगर आपको पता चले तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं ना, ये पूरे 3-3 4-4 साल जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए मतलब ड्रीम्स हैं, बड़े हैं, और वाकई में वो लगने वाले हैं, और बढ़िया तरीके से लग भी जाए, अगर पेपर निकलता नहीं है, बाहर नहीं आता है। आपने देखा ना रीट की मेरिट 136 गई, 140 गई, और पिछली जो रीट का पेपर हुआ था ना 106 में भी सिलेक्ट हुए थे, और अब की बार 136 में 132 में सिलेक्ट हुए। इतना कोई पढ़ाई का लेवल ऐसे बढ़ता नहीं है कि 2 साल में, कोरोना में तो ये स्तर गिरा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा तय बात है कि पेपर लीकेज हुआ था, कोई नहीं बोलना चाहता। बहुत पॉलिटिशियंस या बहुत सारे लोग मिल होते हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत ही गलत चीज है। कुछ एक छोटे थोड़े से लाभ के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो बाय हुक एंड क्रुक का मतलब हो गया चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपना काम निकलना चाहिए, उसे बोलते हैं बाय हुक एंड बाय क्रुक। बाय लीप्स एंड बाउंस, लीप्स का मतलब होता है उछलना, और बाउंस का मतलब होता है कि एक सीमा तक उछलना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे उछलना है तो मैं इतना उछल रहा हूं, ठीक है ना, मेरे हद में उछल रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन मैं और ज्यादा तेज उछल रहा हूं और मेरे सीमा लांघ रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया मेरे जो तय टारगेट थे उससे ज्यादा भी मुझे लाभ हो रहा है। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो गया कि लीप्स का मतलब उछलना और बाउंड्स का मतलब सारी सीमाओं को पार कर देना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि दिन दुगनी और रात चौगुनी, ऐसे बोलते हैं ना, अपने तरक्की कर रहा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल में, बहुत ही एडवांटेज। कई बार कुछ लोगों के YouTube वीडियोस है, रातों रात मशहूर हो जाते हैं और उसके बाद में करोड़ों रुपए कमाने लग जाते हैं। वो 2 रुपए का आदमी नहीं था लेकिन करोड़ों कमा रहा है, ठीक है ना। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब यही होता है दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करना, या बहुत तेज गति से, बहुत ही द्रुत गति से प्रोग्रेस करने के सेंस में आता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यानी उछल रहा है और उछलते ही उसने जितनी सीमा थी ना, जितना लेवल था उसको भी क्रॉस कर दिया, बाउंड्री क्रॉस कर दी। तो बाउंड्री क्रॉस का मतलब छक्का, यानी सबसे ज्यादा रन बनाने। तो यहाँ पे होगा लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब बहुत ही तेज गति से प्रोग्रेस करना, रैपिड गति से करना। बाय द रूल ऑफ द थंब, ये मैंने कहा केवी में सीखा था। कैसे कि जैसे हमारे एक पीटीआई सर थे जो वहां पे सबसे सीनियर थे, तो वो जब भी चलते ना, नागार्जुन जैसे उनकी पर्सनैलिटी थी, सूर्य प्रकाश जी थे हैदराबाद में तो बिल्कुल नागार्जुन लग रहे थे, एकदम पीटीआई थे, लेकिन प्रिंसिपल भी कुछ नहीं था उनके। जैसे वो चलते तो प्रिंसिपल भी ऐसे एक बार खड़े हो जाते, एक पीटीआई की पोस्ट, लेकिन प्रिंसिपल भी क्या हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो इसका मतलब उनका जो लेवल है वो तो सही है ही, आपको पता ही चल रहा है। तो उन्होंने एक बार क्या हमारी मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि बाय द रूल ऑफ द थंब, ऐसे उन्होंने कहा। इसका मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति ये रूल ऑफ द थंब दिखाता है ना, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो बता रहा है ना, उसकी सुनो और उसको फॉलो करो। तभी वो बोल रहा है कि यस यस यू शुड स्टॉप एंड नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, कि आप सब रुको, मैं बताता हूँ। कि बहुत सारे लोग ऐसे कई बार होते हैं ना, मीटिंग चल रही है और वो बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, आपस में बात कर, तो वो वैसे ही दिखाते, रुको मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और मुझे पता है और आप मुझे सुनो। बाय द रूल ऑफ द थंब, इसका मतलब है
अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं जो बता रहा हूं ना वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आधारित है। आप मेरी सुनो, मैं वेटरन हूं इस सेंस में, मुझे इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है और मैं बोल रहा हूं ना बाय द रूल ऑफ द थंब के हिसाब से बोल, बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ। अब आपको पता है ना टीथ के ऊपर की ये जो स्किन होती है, एनिमल बोलते हैं आई थिंक इसे, एनिमल जो होती है ना ये पार्ट क्या करती है, टीथ को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये हट जाती है ना इसके बाद में ये टीथ है वो धीरे धीरे भुरभुरे हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया बाय द स्किन ऑफ द वंस टीथ, कि गोली कई बार ऐसे दांत के पास से टच करते हुए निकल गई है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि बहुत बहुत पास से कोई ऐसी चीज चली जाती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसके हिसाब से आता है नैरोली बाय द हेयर ब्रेड। इतना नजदीक से, इतना संकड़ा, इतने नजदीक से कोई चीज हो जाना जिससे आप बाल बाल बचे हो, उस हिसाब से बाय द स्किन ऑफ द टीथ बोलते, ठीक है ना। आगे है बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, इज बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब हो गया वो फोर्स यूज कर रहा है, तो ये भी एक फ्रेज है, इसको भी याद करना है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बर्न वंस फिंगर, दो की लड़ाई में बीच में आ गए, कोई जरूरत नहीं थी तो उसमें आपको भी दो चार मिल ही गए। इसका मतलब सही करते करते, किसी बढ़िया चीज करते हुए आपको भी क्या होता है कि गलत कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ जाते हैं, गलत परिणाम भुगतने। तो होम करते हुए आग में हाथ जलना, ये इसका हिंदी कन्वर्जन। बर्न द कैंडल बोथ हैंड्स और बर्न द मिडनाइट ऑयल, इन दोनों का मतलब ये है कि रात्रि के जब कोई काम होता है वो जनरली सुबह में हम पूरा कर लेते हैं, रात को काम कर रहे हैं इसका मतलब बहुत एक्सट्रीम प्रेशर है और हार्ड वर्क अपने को करना पड़ रहा है। और कब तक कर रहे हैं, जब तक कि पूरा का पूरा ऑयल खत्म नहीं हो जाता, मतलब पूरी रात। और कब तक, जब तक कि कैंडल का एक एंड है वो दूसरे एंड तक जल के पूरा खत्म नहीं है, मतलब पूरी की पूरी कैंडल बर्न कर ली, पूरी रात काम कर लिया। इसका मतलब सुबह भी काम किया था, आपको करना था आराम, लेकिन आपने रात में भी काम किया। तो एक्सट्रीम काम के लिए क्या आता है, हार्ड वर्क के लिए आता है बर्न द कैंडल बोथ हैंड्स और बर्न द मिडनाइट ऑयल दोनों। बर्निंग क्वेश्चन, आज का ज्वलंत मुद्दा क्या है, बेरोजगारी है। बैरी द हैचिट, दोनों कम्युनिटी ने अपनी अपनी हैचिट को साथ में दफना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब से अब लड़ाई बंद है, शांति शुरू है। बाय ए पिक एंड अ पॉग, थैले के अंदर किसी ने क्या बेच दिया, बिल्ली को बेच दिया, क्या बोल के, सुअर बोल के। इसका मतलब ये हो गया कि जो खरीदने वाला है उसने जांच पड़ताल नहीं की कि इस बैग में क्या है, और मानते हुए वो खरीद लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई चीज ऐसे बिना सोचे समझे खरीद लेना जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता ही नहीं होती है। इसका उल्टा क्या था, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से बाहर आने दो, मतलब सीक्रेट्स बाहर निकालो तभी तो पता चलेगा ये थैले में था क्या। बाई एंड बाई का मतलब ग्रेजुअली होता है, स्लोली। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है मोटे और छोटे तार, यानी कंक्लूजन ये है मेरी बात का। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, लकवा कभी वो मिर्गी का दौरा कभी आ सकता है, कभी सही हो कभी आया, दिन में 4 बार 5 बार, साल में भी ना आए, इसका मतलब इर्रेगुलर। बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उछल रहे हो और बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, इसका मतलब दिन दुगनी और रात चौगनी, बहुत ही तेज गति से आप तरक्की कर रहे हो, उस सेंस में आता है। बाय द रूल ऑफ द थंब, इसका मतलब ये हो गया कि आपको ओबे करना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो किसी एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस बोल रहा है। द स्किन ऑफ द, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इतने नजदीक से जाना कोई चीज, यानी कि कोई ऐसी दुर्घटना कई बार हो जाती है ना, कोई बॉल बॉल बच जाते हैं, उस सेंस में आता है बाय द स्किन ऑफ द वंस टीथ। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब बाय फोर्स होता है। इडियम्स आज हमने 2 स्लाइड ली है, क्योंकि इडियम्स बहुत सारे होते हैं तो हम चाहते हैं कि इडियम्स सारे आपको कवर हो जाएं, तो अब हम थोड़ा सा जो लेवल है उसको बढ़ा रहे हैं। आगे है बाय द वर्च्यू ऑफ, ये बहुत बार आता है, बाय द वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, लेकिन बाय द वर्च्यू का मतलब यहां बाय द पावर ऑफ होता है, ये ध्यान रखना। बाय द वर्च्यू ऑफ का मतलब द पावर ऑफ, ये फिर से फ्रेज है, इसके वैसे कोई न तो नियम होते हैं ना कोई, इसको रटना ही पड़ता है, आप कैसे रटते हो वो आप पे। हाँ आगे इसको बताता हूँ। कॉल ए स्पेड ए स्पेड, स्पेड बोलते हैं फावड़े को, ठीक है ना, स्पेड को स्पेड बोलना, ठीक है ना। जो ताश के गेम में भी एक स्पेड होता है, पत्ता है ना, पक्षी जैसी शेप है ना, तो उसे बोलते हैं कॉल ए स्पेड। स्पेड का मतलब है कि एक फावड़े को फावड़ा बोलना, इसका मतलब कोई फावड़ा है उसको वो कहेगा नहीं थोड़ी है वो, तो नहीं नहीं। कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो घुमा फिरा के बात करते हैं, उसके लिए क्या बताया था याद करो, बीट अबाउट द बुश, यानी घुमा फिरा के बात। कुछ लोग होते हैं कि सही है ना तो सही है, अब उसमें वो सामने वाला कितना ही नाराज क्यों ना हो वो तो बोलेगा,
क्योंकि उसने सही बात बोलनी है, ठीक है ना। तो कॉल ए स्पेड का मतलब है अगर वो फावड़ा है तो वो फावड़ा बोलेगा, वो उसका अलग दूसरा नाम नहीं घुमा फिरा के नहीं बोलेगा। वो कहे तुम झूठे हो तो तुम झूठे हो सीधा बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं आप तो वैसे तो झूठ नहीं बोलते, हो सकता है आपका ये वे गलत हो या एक बार देख लो। एक दूसरा गया नहीं नहीं तुम झूठे हो, तो एक तो घुमा फिरा के बोल रहा है कि तुम झूठे हो, उसमें उसको लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है हो भी सकते हैं, और दूसरा सीधा सीधा बोल रहा है। कॉल ए स्पेड का मतलब ये है कि सीधी बात, नो बकवास, सीधा बोल देना, जो है सो है। हथौड़े को हथौड़ा बोलना है, फावड़े को फावड़ा बोलना है और झूठे को झूठा बोलना है, वो बोल देता है। तो कॉल ए स्पेड का मतलब हो गया कि बोलने में अपनी लैंग्वेज में जो सही है, सही तरीके से आउटस्पोकन होता है, वो सीधा बोल देता है। कॉल इन का मतलब होता है कि डाउट करना, कॉल इन का मतलब होता है कि फॉल्ट ढूंढना। तो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब हो गया फॉल्ट को ढूंढना या फिर डाउट करना किसी चीज पे, ठीक है ना। कॉल इन का मतलब ही डाउट होता है। कैरेट एंड स्टिक, देखिए ये भी कहानी एक है किस पर, गधे की कहानी है। गधे जनरली क्या होते हैं, अगर उनको नहीं चलना होता ना तो वो वहीं रुक जाते हैं। तो अब जो कह सकते हैं कि जिसके पास वो डोंकी है, डोंकी मास्टर है, वो उस गधे को आगे चलाना चाहे तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि वो गधे को कैरेट रखे, तो वो क्या करेगा, कैरेट रखता रहेगा आगे तक, गधा उसको खाता रहेगा और गाड़ी चलती रहेगी, पूरी रोड पे वो रख देगा, है ना, ये तो महंगा है। और दूसरा है कि उसको स्टिक से मार मार के ले जाए, दोनों ही तरीके हैं। अब गधा कैसे मानता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो पहला कैरेट किसका सिंबल है कि उसको क्या मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, कि अगर मान लीजिए उसने बढ़िया काम किया तो कैरेट मिल जाएगा। और गधे मानते नहीं है वैसे, वो किससे मानते हैं, स्टिक से मानते हैं। स्टिक किसका है, पनिशमेंट का सिंबल है। तो इसका मतलब है गधे को दोनों चीजें मिल सकती है। अगर गधा कैरेट से मान रहा है तो कैरेट यानी कि रिवॉर्ड दे दो उसे, और अगर वो स्टिक से मान रहा है तो उसे पनिशमेंट दे दो। तो कैरेट एंड स्टिक का मतलब हो गया कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जिसको जो चाहिए ना उस हिसाब से। बहुत सारे उन्मादी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो कई बार उनको बहुत ज्यादा इज्जत देके मॉनिटर बना के क्या किया जाता है, रिवॉर्ड देके उनको समझाया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा तो सुधर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नहीं मानते हैं, लातों के भूत होते हैं, तो उनको फिर किसकी जरूरत होती है, स्टिक की जरूरत होती है। तो कैरेट एंड स्टिक दोनों यूज करता है एक टीचर। तो कैरेट है सिंबल किसका, रिवॉर्ड का, और स्टिक किसका है, पनिशमेंट। आगे मूव करते हैं। कैरी द कॉल टू द न्यू कासल। न्यू कासल किसके लिए है बताओ, न्यू कासल किसके लिए प्रसिद्ध है, न्यू कासल कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब न्यू कासल में ऑलरेडी कोयले की खानें बहुत सारी है, और आप दूसरी जगह से आयात करके वहां पे, मतलब न्यू कासल में कोई बैठा व्यक्ति है जो वहां का मान लीजिए मंत्री है, या हो सकता है वहां का प्रेसिडेंट है, वो मेयर है, वो कह रहा है नहीं दूसरी जगह से भी कोयले लेंगे। अरे कोयले कहां से लेंगे, पहले ही आपके पास, आप तो निर्यात करो इसको, आयात क्यों कर रहे हो। तो उस जगह पर जहां पे पहले से संसाधन बहुत सारे होते हैं, और उसी जगह पर और कोयलों की भर्ती वहां पे हो रही, पहले से ही कोयले के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से कोयला बहुत निकलता है, और वहां पे आप क्या लेके जा रहे हो, और कोयले लेके जा रहे हो। तो इसका मतलब डूइंग समथिंग अननेसेसरी, जरूरत नहीं है वो काम कर रहे हो। तो यहाँ पे कोयले की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारा कोयला है यहाँ पे, ये तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और वहीं पे आप कोयले और लेके जा रहे हो कहीं से खरीद के या बेचने के लिए। तो देखिए डूइंग समथिंग अननेसेसरी, ऐसा कार्य करना जो वहां पे उचित बिल्कुल नहीं। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, स्वाइन बोलते हैं सुअर को, पर्ल्स बोलते हैं मोती को। कास्ट का मतलब दिखाना, ठीक है ना। सुअर के आगे मोती ले जाना। अब सुअर को मोती का क्या पहचान, क्या पता करेगा वो, उसके लिए तो वो मोती और पत्थर एक जैसे हैं, वो चमक रहा है, बस इतनी बात है। तो सुअर के सामने सुअर को मोती दिखाने का मतलब ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी चीज देना जिसको उसकी वैल्यू ही नहीं होती। कई बार ऐसे होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप आईफोन लेके आए हो, आप पैसे लगाए, आपको वैल्यू पता है, आप स्क्रीन गार्ड लगाओगे, वो प्रोटेक्टर लगाओगे, सारी चीज आप हैंडलिंग करोगे, अब जेब में डालते समय भी देखोगे कहीं स्क्रैच ना लग जाए। और कोई व्यक्ति आता है, यार मुझे शादी में जाना है, तुम्हारा मोबाइल दे दो, तो वो क्या करेगा, उसको रफ एंड टफ यूज करेगा, उसको उसकी वैल्यू नहीं, उसने पैसे नहीं दिए, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति ऑफर वैल्यूएबल थिंग, ऐसे व्यक्तियों को वैल्यूएबल थिंग्स देना जो उसके काबिल नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, सुअर के आगे मोती रखना। ऐसे व्यक्तियों को तबज्जुब देना, ऐसे व्यक्तियों को वो चीज देना जो वैल्यूएबल है,
लेकिन उनको वैल्यू का पता ही नहीं होता है, न उस वैल्यू की वो मान रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं कास्ट फॉल्स बिफोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इजी भी। कासल्स इन द एयर, देखिए चाहे कासल हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी हो, वो जमीन पे ही रहते हैं। चाहे किला भी होगा वो भी जमीन में बनेगा, महल होगा वो भी जमीन पर ही बनेगा। अब ख्याली पुलाव जो होते हैं ना, वो कासल इन द एयर बोलते हैं। इसका मतलब हवा में क्या बनाना, महल बनाना। हवा में महल बनाने का मतलब ये हो गया कि जिसके क्या नहीं होते हैं, सपोर्ट नहीं होते हैं, उड़ती हुई बातें करना। हवा में किले बनाने का मतलब उड़ती हुई बातें, यानी कल्पना में करना। हाँ वैसे मैं जॉब लग जाऊंगा, जॉब लगने के बाद में 50,000 फिर 2 महीने के होते ही सर पढ़ा रहे थे, वैसे स्मार्ट बोर्ड लाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं भी वो कैब करवाऊंगा, बच्चों को अच्छी लगेगी, फिर मैं भी है ना उससे पैसे कमाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर मेरा भी एक नाम होगा, ठीक है ना, फिर ऐसे करूंगा वो करूंगा, और लास्ट में वो रीट में पास ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पढ़ते नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, कासल इन द एयर, यानी कि डे ड्रीम करते रहते हैं। अ होप डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज, एक ऐसा ख्वाब देखते रहते हैं जो कि पूर्ण नहीं होता, क्योंकि ख्वाब पूर्ण करने के लिए मेहनत करनी होती है, और मेहनत के बाद में रिजल्ट आता है। लेकिन वो रिजल्ट पहले ही लेकर चलते हैं कि हाँ पास तो हो गए, पैसे भी आ गए, पैसों से खरीद भी लिया, सारा काम कर लिया। इट वाज जस्ट एग्जांपल। कासल्स इन द एयर का मतलब ख्याली पुलाव या डे ड्रीम, दिवा स्वप्न के लिए आता है। कैट्स एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ। अब देखो कैट और डॉग दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, नहीं जानी दुश्मन। दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, कैट और डॉग, और ये दोनों साथ में रहे, इन दोनों की लाइफ कैसी होगी, इन दोनों की लाइफ कैसी होगी, ट्रबलसम लाइफ, फ्रीक्वेंटली लड़ाई की, पूरे दिन परेशानी उससे भरी हुई। तो कैट एंड डॉग्स लाइफ है वो ऐसी लाइफ, यानी कैट और डॉग साथ में नहीं रह सकते, लेकिन अगर वो साथ में रह रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, उस लाइफ में बहुत परेशानियां होगी। और कई बार ऐसे होते हैं ना, जो मैरिड पर्सन होते हैं, जो कपल होते हैं, सॉरी मैरिड कपल, तो उनकी जो लाइफ होती है वो कैट्स एंड डॉग्स वाली होती है। इनके लिए जनरली आता है कि उनकी लाइफ में क्या रहती है, पूरे दिन ट्रबलसम रहती है, क्योंकि ये कैट की तरह बिहेव करती हैं, वो डॉग की तरह बिहेव करता है, दोनों में आपस में कोई चीज मैच नहीं होती, तो दोनों लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो कैट एंड डॉग किसका सिंबल है, लड़ाई और झगड़े का सिंबल है। तो ऐसी लाइफ जिसमें कैट एंड डॉग है, इसका मतलब लड़ाई और झगड़ों से, परेशानियों से भरे हुआ। कैट स्पा, ये भी बहुत ही बढ़िया है। कैट्स यानी कि बिल्ली का पंजा। अब इसका बिल्ली का पंजा बताऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो इसके पीछे भी कहानी है। एक बार की बात है, एक बंदर था और एक बिल्ली थी। तो बंदर पेड़ पे बैठा था और बिल्ली जमीन पे थी। तो आग जल रही थी, तो बंदर ने क्या कहा कि ये देखो, ये मूंगफली थी, कि इसको अपने क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम दोनों खा लेंगे मिल बांट के। तुम एक काम करो, मैं इसको डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ हम वो जल जाते हैं और तुम्हारे हाथ में क्या है, फर्ज है, तो तुम्हारे हाथ से आराम से निकल जाएगा, तुम्हारे हाथ भी नहीं जलेंगे। बिल्ली को उससे बंदर ने बोला, बिल्ली ने मान लिया कि ठीक है चलो। वो ऊपर से नट्स लेके आया, इवन ग्राउंड नट्स लेके आया या मूंगफली लेके आया, उसकी है, तो वो इतना काम तो मैं कर ही सकते। तो जैसे ही बंदर ने उस मूंगफली को उसमें आग में डाला, आग में डालने के बाद में बिल्ली ने धीरे धीरे एक एक करके निकाल के बंदर को दिया कि भाई एक बार के लिए कलेक्ट कर लो। और बंदर ने क्या किया, मूंगफली खाया आराम से, पूरी खाने के बाद में बंदर दूसरे पेड़। तो कैट स्पा का मतलब क्या हुआ कि मजा तो कोई और ले गया, और कैट स्पा, आग में हाथ किसने डाला, उस बिल्ली ने डाला। कैट स्पा का मतलब हो गया अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए डूप और टूल। अब बंदर ने उसका क्या किया था, बिल्ली के पंजे का इस्तेमाल किया था। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है अपने कार्य के लिए, उसे बोलते हैं कैट स्पा। तो उसने उसके पंजे का इस्तेमाल किया था उन मूंगफलियों को सिकवाने में और खाने में, और उसको दिया क्या, बिल्ली को क्या मिला, छिलका। तो इसका मतलब कई बार कुछ व्यक्ति होते हैं वो दूसरे व्यक्तियों का इस्तेमाल कर लेते हैं और इस्तेमाल करने के बाद कुछ नहीं देते, ऐसे व्यक्तियों के लिए आता है कैट स्पा। तो ये कहानी आई थिंक आपको समझ में आई है। थोड़ी मुझे कहानी जल्दी भी सुनानी होती है, क्योंकि इतना अगर मैं लंबा सुनाऊंगा ना तो वो ऐसे रिये रह जाएंगे। कैच अ स्ट्रॉ, कैच अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब तिनका। अब देखो कि डूबते को तिनके का सहारा काफी है, तो वो कैच अ स्ट्रॉ है। इसका मतलब ये हो गया, अब वो डूब रहा है कोई व्यक्ति समुद्र में, उसको तिनका दिखेगा ना वो भी पकड़ेगा, लेकिन तिनके से होगा क्या,
मतलब वो कोशिश क्या कर रहा है, डेस्परेट कोशिश कर रहा है उससे बाहर निकलने की, चाहे तिनका मिल जाओ, पत्थर मिल जाओ, वो डूबना नहीं चाहता कोई भी, तो वो क्या करेगा, कैच अ स्ट्रो, यहां तक कि तिनकों को भी पकड़ लेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ए डेस्परेट एफर्ट टू सैल्वेज ए बैड सिचुएशन, कि एक बुरी परिस्थिति से निकलने के लिए उसको छोटी सी भी चीज मिल जाती है ना, जैसे कि कोई मान लीजिए पेड़ का लट्ठर होता तो उससे तो कोई काम होता, लेकिन तिनकों को वो पकड़ना चाहता है, क्यों, क्योंकि वो चाहता है शायद उससे मैं बच जाऊं। तो बहुत बुरी परिस्थिति में बचा हुआ व्यक्ति, फंसा हुआ वो व्यक्ति क्या करता है, बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है उससे बाहर निकलने की, उसे बोलते हैं कैच अ स्ट्रो। यहां तक कि वो सॉरी, जैसे डूबते हुआ व्यक्ति कुछ किसी तिनके को पकड़ के बाहर निकलने की कोशिश, मतलब निकलेगा नहीं, लेकिन वो उसकी कोशिशें जारी रहती है, डेस्परेट एफर्ट कहते हैं। तो फिर से बाय द वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है बाय द पावर ऑफ, कॉल ए स्पेड, सीधे को सीधा बोलना, नो बकवास। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के कहना। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब हो गया डाउटफुल रहना। कैरेट और स्टिक, कैरेट सिंबल है किसका, रिवॉर्ड का, अगर गधे ने बढ़िया काम किया तो कैरेट मिलेगी, बढ़िया काम नहीं किया तो पीछे से क्या मिलेगी, स्टिक मिलेगी। कैरी द कॉल, न्यूकासल पहले से ही कोयले के लिए प्रसिद्ध है, वहां बहुत कोयला होता है, और वहां पे कोयले और लेकर जाना कोई मतलब नहीं है। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, सुअर के आगे मोती दिखाना, इसका मतलब ये हो गया कि उस व्यक्ति के सामने वो चीज दिखाना जिसकी वैल्यू वो जानता ही नहीं है, परख ही नहीं है उसको, तो उसको अनवर्दी पर्सन है वो तो। कासल इन द एयर का मतलब डे ड्रीम करना, सपने सजोना, लेकिन वो पूरे नहीं होते क्योंकि वो सपने आपको काम करना पड़ता है। कैट एंड डॉग लाइफ, ऐसी लाइफ जिसमें दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, विचार नहीं मिलेंगे तो लड़ाई होगी, तो कैट एंड डॉग एक दूसरे के क्या दुश्मन होते हैं और वो साथ में रहेंगे, इसका मतलब पूरे दिन झगड़े चलेंगे। कैट्स पा, मैंने बताया पा मतलब पंजा, बिल्ली का पंजा, तो बिल्ली का पंजा क्या हुआ कि जैसे बंदर ने उस बिल्ली के पंजे का इस्तेमाल किया था मूंगफलियों को गर्म करके और खाने के लिए, तो वैसे ही बहुत सारे व्यक्ति होते हैं वो किसी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस इस्तेमाल करने के सेंस में आती है कैच अ स्ट्रॉ, डेस्परेट कोशिश करना। जब कोई डूब रहा होता है समुद्र के अंदर तो वो कोशिश करता है कि कहीं से भी बाहर निकल जाए, तो उसको अगर स्ट्रो यानी कि तिनका भी दिखाई देगा ना तो उसको भी पकड़ने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब वो निकल तो नहीं पाएगा, लेकिन एक डेंजरस, इसका मतलब ये हुआ एक डेंजरस स्थिति में आपको थोड़ा भी मौका मिलता है ना तो आप कोशिश करते हो, उस कोशिश के लिए बोलते हैं कैच अ स्ट्रो।